हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आईएमएफ। इस वीडियो में हम आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आईएमएफ से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला, आईएमएफ क्या है। दूसरा, आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तीसरा, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। नेक्स्ट है कि आईएमएफ लोन्स कैसे प्रोवाइड करता है। और लास्ट है आपका कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईएमएफ क्या होता है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे 27 दिसंबर 1945 में क्रिएट किया गया था। आईएमएफ को हम द फंड के नाम से भी जानते हैं। आईएमएफ क्या करता है, शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है अपनी मेंबर कंट्रीज को। आईएमएफ की मेंबर कंट्रीज है 189, यानी आईएमएफ इन 189 मेंबर कंट्रीज का फंड है। आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। आईएमएफ एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इसलिए बनाया गया था ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके, इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा मिल सके, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी कंट्रीज है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिल सके, जो कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को फेस कर रही हैं उनको रिसोर्सेज दिए जा सके ताकि उनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बीओपी क्या है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड है रेसिडेंट कंट्री और अदर कंट्रीज जो है वर्ल्ड की उसके बीच में। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी कई बार कंट्रीज को फेस करनी पड़ती है, जिसमें जो इंपोर्ट्स एक कंट्री कर रही है उसके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो इनका पेमेंट कर सके, यानी उनकी इकोनॉमी एक बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रही होती है। जो इकोनॉमिक कंडीशन है यानी जो आर्थिक हालत है वो अगर किसी कंट्री की ठीक नहीं होती है तो आईएमएफ उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। यहाँ आप याद रखेंगे आईएमएफ सिर्फ अपनी मेंबर कंट्रीज, जो उसकी मेंबर कंट्रीज है, इन्हें ही लोन प्रोवाइड करती है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ, जो कि रिसेंटली यहाँ पे चीफ इकोनॉमिस्ट बनाई गई हैं। ये एक अमेरिकन इंडियन है। गीता गोपीनाथ इसके पहले केरला के सीएम की इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुकी हैं। आईएमएफ का फाइनेंशियल ईयर 1 मई से 30 अप्रैल तक का होता है। आईएमएफ को गार्जियन टू गुड कंडक्ट कहा जाता है बीओपी के केस में, यानी बीओपी की कोई भी प्रॉब्लम जब किसी कंट्री में आती है तो वो आईएमएफ के द्वारा सॉल्व की जाती है। अब आईएमएफ जो है इसके पास फंड्स कहाँ से आते हैं। तो आईएमएफ में जो भी कंट्रीज हैं, जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, ये फंड्स कंट्रीब्यूट करती हैं कोटा सिस्टम के द्वारा। और इसके बाद जब भी किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है तो वो पैसा बोरो कर सकती हैं। हर कंट्री का अलग अलग कोटा होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि हर कंट्री को बराबर तौर पे फंड्स देने पड़ते हैं आईएमएफ को। सबका अपना कोटा सिस्टम होता है और ये कोटा इस तरीके से बनाया जाता है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस कंट्री का होगा जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, यानी जिसकी इकोनॉमी सबसे अच्छी है, वो सबसे ज्यादा पैसा आईएमएफ में कंट्रीब्यूट करती है। और उसके बाद जैसे जैसे कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशन होगी उस तरीके से वो पैसा कोटा के द्वारा आईएमएफ को देती हैं। आईएमएफ को सबसे ज्यादा जो पैसा प्रोवाइड करता है, जो फंड प्रोवाइड करता है, वो है यूएसए। इस समय जो आईएमएफ है 2016 तक इसके पास जो फंड है वो करीब $661 बिलियन है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एसडीआर यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के बारे में। हमने कहा कि जब भी किसी को जरूरत पड़ती है लोन की तो आईएमएफ उसको लोन प्रोवाइड करता है, या जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं वो आईएमएफ के पास फंड्स को जमा करती हैं अपने कोटा सिस्टम के द्वारा। अब हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज हैं और हर कंट्री की जो करेंसी होती है वो एक दूसरे से अलग होती है। तो अब हर मेंबर कंट्री अगर अपनी अपनी करेंसी में आईएमएफ के पास पैसा देती है तो ये काफी डिफिकल्ट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग करेंसीज होने के कारण। इसलिए एक एसडीआर बनाया गया जिसे हम कह सकते हैं कि ये आईएमएफ की करेंसी है। इसी एसडीआर में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो आईएमएफ को फंड्स देती हैं और जब भी लोन की जरूरत होती है तो इसी एसडीआर में आईएमएफ उन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो आईएमएफ का मेन मोटिव है इकोनॉमिक असिस्टेंस देना अपनी मेंबर कंट्रीज को। जब बीओपी की सिचुएशन अच्छी ना हो तो इसको एलिमिनेट करने के लिए आईएमएफ लोन्स प्रोवाइड करता है। जैसा कि हमने देखा कि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, तो हर कंट्री को अलग अलग करेंसीज में पैसे प्रोवाइड करना आईएमएफ के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज है। अब यहाँ 189 कंट्रीज हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएमएफ ने जो कॉन्सेप्ट अपनाया वो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स को हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं। इसे आप याद रखेंगे, जनरली क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है कि किसे हम पेपर गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स को पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। तो
एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो एसडीआर है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, ये एक तरीके से एसेट्स है। जो भी कंट्रीज आईएमएफ में फंड्स दे रही हैं, तो वो जो आईएमएफ को पैसा दे रही हैं वो एज एन एसेट है। जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी लोन की तो वो आईएमएफ से उस लोन को ले सकती हैं, और जिस फॉर्म में वो लेंगी वो एसडीआर के फॉर्म में उनको मिलेगा। तो एसडीआर एक इंटरनेशनल रिजर्व है जो कि 1969 में आईएमएफ के द्वारा बनाया गया था, ताकि जो भी रिजर्व्स आईएमएफ के हैं उनकी मेंबर कंट्रीज को उसको दिया जा सके। एसडीआर की जो वैल्यू है इसको डिटरमाइन किया गया है 5 देशों की करेंसी को मिलाकर। पहले ये 4 थी, यानी कि यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो और ब्रिटिश पाउंड। ये 4 ही सिर्फ पहले एसडीआर का हिस्सा थी, लेकिन अक्टूबर 2016 से चाइनीज रेनमिनबी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यानी कि अब जो एसडीआर है वो बास्केट ऑफ 5 करेंसीज है, 5 करेंसीज इसमें इंक्लूड की जाती हैं, और हर देश की करेंसी अलग अलग वैल्यू है, जिसमें सबसे ज्यादा वैल्यू यूएस डॉलर की है जो कि 41.73% के करीब करीब है। 1969 के पहले ये सारी करेंसीज इसमें इंक्लूडेड नहीं थी। उस समय एक एसडीआर की वैल्यू एक यूएस डॉलर के बराबर थी, जिसको अगर हम गोल्ड में कन्वर्ट करें तो 0.88 ग्राम्स के करीब ये आती है। इसी नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईएमएफ की क्या फंक्शंस है। तो यहाँ पे हम 3 फंक्शंस देख सकते हैं आईएमएफ के। पहला है ओवरसीइंग द इकोनॉमीज ऑफ द मेंबर कंट्रीज। जो 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इनकी जो भी समस्याएं होंगी, इनकी इकोनॉमी से रिलेटेड जो समस्या होगी वो आईएमएफ के द्वारा सॉल्व की जाती है। दूसरा है लेंडिंग द कंट्रीज विद बीओपी इश्यूज। जिन भी कंट्रीज का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स सिचुएशन में चल रहा है उनको ये लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है ऑफरिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर कंट्रीज। जो आईएमएफ है वो एडवाइस भी प्रोवाइड करती है अपनी मेंबर कंट्रीज को। अगर आईएमएफ को दिख रहा है कि किसी कंट्री का जीडीपी रेट बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, तो किस तरीके से इस जीडीपी को वो सुधार सकती है, किस सेक्टर में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है किसी कंट्री को, इस तरीके की जो भी एडवाइजेज है ये आईएमएफ प्रोवाइड करती है अपनी मेंबर कंट्रीज को। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस क्या है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है और आईएमएफ भी लोन प्रोवाइड करता है। तो जब दोनों ही लोन प्रोवाइड करते हैं तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन्स में क्या अंतर है? तो जो वर्ल्ड बैंक है ये जो लोन्स प्रोवाइड करता है ये ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया को डैम्स बनाना है, अगर इंडिया को डैम्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, तो इसके लिए ये क्या करेगी, वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी। इंडिया को वर्ल्ड बैंक लोन देगा ताकि वो जो डैम है, जो ग्रोथ प्रोजेक्ट है उसको बना सके। यानी कि जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल सही है, बस वो ग्रोथ करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहती है, तो वर्ल्ड बैंक इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंट्रीज को पैसा देती है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ उन कंट्रीज को लोन देती है जिनको पैसे की जरूरत होती है अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। यानी कि जब किसी कंट्री की आर्थिक हालत बिल्कुल खराब होती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आर्थिक स्थिति काफी खराब हो जाती है जब किसी कंट्री की, तो तब उन्हें आईएमएफ लोन प्रोवाइड करती है। यानी कि आईएमएफ कभी भी ग्रोथ के लिए लोन प्रोवाइड नहीं करती है। जब किसी कंट्री की इकोनॉमी बिल्कुल खराब हो जाती है तब आईएमएफ उसे लोन प्रोवाइड करती है। यानी अगर आप देखते हैं कि किसी कंट्री ने आईएमएफ से लोन लिया है तो यानी उस कंट्री की इकोनॉमी बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रही है। इसे हम ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए बाटा को कई सारे स्टेट्स में अपने शॉप को ओपन करना है, तो अब अगर उसे मान लीजिए 2 स्टेट्स में उसके पास ऑलरेडी शॉप है, अब उसे एक और स्टेट में अपनी शॉप को खोलना है, तो इसके लिए ये क्या करेगा, ये बैंक से लोन लेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ग्रोथ के लिए बाटा अपनी बिजनेस की ग्रोथ के लिए बैंक से लोन लेगा। तो ये किस तरीके का लोन हुआ, ये ग्रोथ के लिए लोन हुआ। तो यानी ऐसी सिचुएशन हम कहाँ देखेंगे, वर्ल्ड बैंक में देखेंगे कि जब किसी कंट्री को ग्रोथ के लिए लोन चाहिए होगा तो वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेगी। वहीं पे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उसे पैसे की जरूरत है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी हॉस्पिटल का खर्चा
दे सके और अपना इलाज करा सके। तो वो क्या करेगा, ऐसी जगह से लोन लेना चाहेगा जहां उसे जल्द से जल्द लोन मिल जाए और उसकी जो समस्या है, जो स्थिति है, वो सुधर सके। इसे आप रिलेट कर सकते हैं आईएमएफ के लोन से। यानी आईएमएफ कब किसी कंट्री को लोन देता है, जब उनकी सिचुएशन, उनकी इकोनॉमी बहुत खराब होती है। वर्ल्ड बैंक जो लोन देता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो काफ़ी टफ होती हैं। वर्ल्ड बैंक के लोन्स की कंडीशंस काफ़ी टफ होती हैं। वर्ल्ड बैंक जब किसी कंट्री को ग्रोथ के लिए लोन्स देता है तो वो उस वक्त ये ध्यान में रखते हैं जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए वो कंट्री पैसा ले रही है वो किस तरीके का है, आगे चल के उसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है और कितना रिटर्न, यानी कि जो लोन लिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वो उसे कब तक वापस मिल सकता है। ये सारी चीजें देखने के बाद ही वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करती है। आईएमएफ के जो लोन्स होते हैं इसकी कंडीशंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होती हैं, काफी इजी कंडीशंस पे आईएमएफ लोन प्रोवाइड करता है। रिसेंटली इंडिया ने रेजिलेंट केरला प्रोग्राम के लिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है $250 मिलियन का। इस प्रोग्राम का मतलब है कि जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है या क्लाइमेट चेंज होता है तो उसके जो इम्पैक्ट्स हैं उनसे कोप अप किया जा सके, इसके लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया है। आईएमएफ का अब तक का बिगेस्ट बोरोवर रिसेंटली है पाकिस्तान। पाकिस्तान को $6 बिलियन का लोन आईएमएफ ने अप्रूव किया है। उस इंडिया ने जो लोन लिया है वो क्या है, ग्रोथ के लिए है, और आईएमएफ से जो पाकिस्तान ने लोन लिया है वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए लिया है। तो ये डिफरेंस है वर्ल्ड बैंक के लोन में और आईएमएफ के लोन्स में। आईएमएफ जो है वो शॉर्ट टर्म लोन्स को प्रोवाइड करता है, जबकि वर्ल्ड बैंक चूंकि ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है तो जो ये लोन्स होंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आईएमएफ का फॉर्मेशन हुआ है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों एक साथ फॉर्म किए गए थे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में, ब्रेटन वुड्स न्यू हैम्पशायर में, यूनाइटेड स्टेट्स में। एक यूएन कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों एक साथ बनाए गए थे 7 जुलाई 1944 में। वर्ल्ड बैंक को हम आईबीआरडी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है, इन दोनों को फॉर्म करने का आइडिया था हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड किन्स का। जब ये दोनों फॉर्म किए गए थे उस वक्त 44 कंट्रीज ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक साथ ब्रेटन वुड्स ट्विंस के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि ये दोनों एक साथ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में फॉर्म किए गए थे। आईएमएफ फॉर्मली एग्जिस्टेंस में आया था 27 दिसंबर 1945 में। उस समय इसके 29 मेंबर कंट्रीज थे, 29 मेंबर कंट्रीज थे जिनका गोल था इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम को वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना। इसके अलावा अब आईएमएफ सेंट्रल रोल प्ले करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज को सॉल्व करने के लिए, और कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए आईएमएफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर कोई भी कंट्री आईएमएफ की मेंबर है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक की मेंबर भी बन जाती है, और अगर कोई कंट्री आईएमएफ की मेंबरशिप छोड़ती है तो वर्ल्ड बैंक की भी मेंबरशिप उससे ले ली जाती है। अब हम देखते हैं कि आईएमएफ के क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहला है टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। जो भी मेंबर कंट्रीज होती हैं उनको मॉनेटरी कोऑपरेशन प्रोवाइड किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। दूसरा है इंश्योर्ड बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की जो भी समस्याएं हैं उसको सॉल्व करना और बैलेंस्ड इंटरनेशनल ट्रेड हो, ये देखने का काम भी आईएमएफ का है। नेक्स्ट है टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट्स की भी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट एंड मिनिमाइज एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। जो भी एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको मिनिमाइज करना और एलिमिनेट करना भी आईएमएफ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है टू ग्रांट इकोनॉमिक असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। किसी कंट्री का अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है, डिफिकल्टी है, तो उसको भी सॉल्व करने के लिए ये मदद करता है। नेक्स्ट है टू मिनिमाइज इम्बैलेंस इन क्वांटम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी इम्बैलेंसेस हैं उसको सुधारना भी आईएमएफ का ऑब्जेक्टिव है। इंडिया आईएमएफ का फाउंडिंग मेंबर है, यानी कि जब आईएमएफ बना था तब उस वक्त इंडिया भी आईएमएफ का मेंबर था और आईएमएफ के जनरल कोटा में इंडिया की 8th प्लेस है। इंडिया ने अब तक आईएमएफ से कोई भी लोन नहीं लिया है। सबसे पहले 1991 में एक बार इंडिया ने आईएमएफ से लोन लिया था, उसके बाद से इंडिया ने कभी भी आईएमएफ से लोन नहीं लिया है। आईएमएफ कंट्रोल और मैनेज होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, जिसमें 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं।
आईएमएफ में जो मेंबर कंट्रीज होती हैं, इनका वोटिंग राइट डिपेंड करता है इनके कोटा पे। जो इनका कोटा होगा आईएमएफ में, उसी के अनुसार इनको वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होगा आईएमएफ का, इसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे किसी भी कंट्री के, वो उसके एक्स ऑफिशियो गवर्नर कहलाएंगे। आईएमएफ की कुछ पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अब हम देखते हैं कि आईएमएफ किस तरीके से लोन्स प्रोवाइड करता है मेंबर कंट्रीज को। तो आईएमएफ की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेंबर कंट्रीज को लोन्स प्रोवाइड करना जिनकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स चल रही हो, या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम चल रही हो या आने वाले समय में हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अपने मेंबर कंट्रीज को लोन आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। अब लोन प्रोवाइड करने के लिए आईएमएफ क्या करती है, तो प्रोवाइड किए जाएंगे वो एसडीआर में प्रोवाइड किए जाते हैं। एसडीआर क्या है, एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, और एक कंट्री, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, यानी कि जो 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इन सबका जो एसडीआर में हिस्सा होगा, यानी कि कितना एसडीआर में उनका एलोकेशन होगा, ये डिपेंड करेगा उनके कोटा पर। जितना भी एक कंट्री का कोटा होगा, वही उसका एसडीआर में भी शेयर होगा, और यही एसडीआर कोटा डिटरमाइन करता है एक मेंबर की वोटिंग पावर्स को आईएमएफ के डिसीजंस में। इंडिया का जो कोटा है आईएमएफ में, वो 2.76% है, यानी कि इतने ही परसेंट का कोटा जो आईएमएफ में इंडिया का है, इसी के अनुसार इसे एसडीआर में भी एलोकेशन मिलता है, और जो वोटिंग पावर होगा वो भी उसका इतना ही होगा। यूएसए का बिगेस्ट कोटा है 17.46% का। अगर किसी कंट्री को इंटरनेशनल करेंसी की जरूरत होती है ट्रांजैक्शंस के लिए, या फॉरेन या बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम होती है, तो आईएमएफ उसे लोन प्रोवाइड करता है। तो मेंबर कंट्रीज को एसडीआर एलोकेट किया जाता है उनके कोटा के अनुसार। हमने बात किया था कि एसडीआर में ही प्रोवाइड किया जाता है लोन मेंबर कंट्रीज को। आईएमएफ को जब लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट मिलती है, तो वो इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करती है ऐसी किसी कंट्री को जिसकी पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, जिसकी बीओपी पॉजिटिव हो, यानी वो अच्छी सिचुएशन में चल रही हो। ऐसी कंट्री जिसका पॉजिटिव बीओपी होगा, उसे हम ऑथराइज्ड कंट्री कहते हैं। और जिस कंट्री को लोन चाहिए होता है, इसे हम एप्लीकेंट कंट्री के नाम से जानते हैं। जो भी एप्लीकेंट कंट्री होगी, वो अपने एसडीआर की मैक्सिमम लिमिट का दुगना एसडीआर ले सकती है। तो जिस भी कंट्री की पॉजिटिव बीओपी होगी, आईएमएफ उसके पास रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करती है, ताकि जिस कंट्री को जरूरत है लोन की, वो उस कंट्री को दिया जा सके। ऐसी सिचुएशन में जो पॉजिटिव बीओपी की कंट्री, यानी मान लीजिए कि पॉजिटिव बीओपी यूएस का है और जो नेगेटिव बीओपी है वो इंडिया का है, और इंडिया को लोन की ज़रूरत है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर यूएस इंडिया को लोन प्रोवाइड करती है, पैसा देती है, तो आईएमएफ की जो अकाउंटिंग बुक होगी, इसमें जो यूएसए का एसडीआर है ये बढ़ता चला जाएगा और इंडिया का एसडीआर घट जाएगा, और जो कंट्री जिसे ज़रूरत होगी पैसे की, फंड की, उससे वो फंड मिल जाता है। हमने पहले ही बात किया था कि आईएमएफ की जो कंडीशंस होती हैं लोन प्रोवाइड करने की, वो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होती हैं। काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि आईएमएफ कितने तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है। तो आईएमएफ 4 तरीके के लोन्स प्रोवाइड करता है। पहला है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन, दूसरा है प्रिकॉशनरी लेंडिंग, तीसरा है स्टैंड बाय अरेंजमेंट, और चौथा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। पहला है फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। ये तब किसी कंट्री को दिया जाता है जब अभी प्रॉब्लम ना आई हो, उसके पहले ही ये लोन किसी भी कंट्री को दिया जाता है, यानी जिनकी बेटर पॉलिसीज हैं, जिनको लगता है कि आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन हो सकती है, हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसी कंट्रीज को इस तरीके के लोन्स दिए जाते हैं। दूसरा है पीएलएल, यानी कि प्रिकॉशनरी लेंडिंग। दिस इज फॉर द कंट्रीज दैट आर बिगनिंग टू गेट वीक। अगर कोई कंट्री वीक होने लगी है, तो उस समय प्रिकॉशनरी लोन्स, प्रिकॉशनरी लेंडिंग ऐसी कंट्रीज को दिया जाता है। तीसरा है एसबीए, यानी स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जिनकी सिचुएशन वीक है, लेकिन जल्दी ही रेस्क्यू किया जा सकता है, यानी वो उस प्रॉब्लम से जल्दी ही उभर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये उन कंट्रीज को दिया जाता है जो बहुत ज्यादा ट्रबल में है और उनको लॉन्ग टर्म में हेल्प की जरूरत है। अब हम ये भी जान लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई कंट्री है, उसने आईएमएफ से लोन लिया है और वो अपने लोन को पे बैक नहीं कर पाती, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी कंट्रीज को कोई भी फ्रेश लोन नहीं दिया जाएगा। जो करेंसी होगी उस कंट्री की, वो डेप्रिशिएट करने लगेगी। इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भी इंटरेस्ट ऐसी कंट्रीज में से कम हो जाता है। वैसे तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आईएमएफ से जब कोई कंट्री लोन लेती है, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, बहुत खराब है। तो जब ये बात इन्वेस्टर्स को पता चलती है, तो धीरे धीरे वो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन कंट्रीज में, उनमें से अपना हाथ निकाल लेते हैं, यानी कि वो उन
कंट्रीज में उनके प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते और धीरे धीरे करेंसीज भी डेप्रिशिएट होने लगती है। तो अगर किसी कंट्री ने लोन लिया है आईएमएफ से और वो पे बैक नहीं कर पाता है तो आगे से उसको कोई लोन नहीं दिया जाता है। इसके अलावा उसका डेप्रिशिएट जो करेंसी होती है वो डेप्रिशिएट करती है और ऐसी कंट्रीज का जो स्टॉक मार्केट होता है वो भी काफ़ी डाउनफॉल हो जाता है और जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, वर्ल्ड बैंक का मेन मिशन क्या है। इसके अलावा हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है और इंडिया और वर्ल्ड बैंक के क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, जिसे कि हम आईबीआरडी कहते हैं, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जब हुई थी न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स में 7 जुलाई 1944 में, यानी कि इन दोनों को बनाया गया था। और ये आइडिया जो है था हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड केन्स का, यानी 7 जुलाई 1944 7 जुलाई 1944 में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। ब्रेटन वुड्स एक जगह है जहां पर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें 44 नेशंस ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को बनाया गया था। चूंकि ये दोनों ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाई गई थी, इसीलिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड ट्विंस के नाम से जानते हैं या हम इन्हें सिस्टर इंस्टीट्यूशंस के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये क्या काम करता है? तो वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। किसे प्रोवाइड करेगा? तो जो पुअरर कंट्रीज हैं इनकी गवर्नमेंट्स को वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब ये रीजन क्या है कि ये लोन क्यों प्रोवाइड करता है? तो इसका रीजन है कैपिटल प्रोजेक्ट्स। जो पुअर कंट्रीज हैं इनके जो कैपिटल प्रोजेक्ट्स होते हैं इनके लिए वर्ल्ड बैंक लोन्स और ग्रांट्स प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम इसे डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करता है। पुअरर कंट्रीज, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास इतना फंड नहीं होता है कि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लगा सके, चाहे फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है तो उसके लिए हैवी फंड की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। और अगर कोई कंट्री पुअर है यानी डेवलपिंग स्टेट में चल रही है और उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली बिल्डअप कर सके, तो ऐसी कंट्रीज को वर्ल्ड बैंक लोन्स प्रोवाइड करती है। यहाँ हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इंडिया के संदर्भ में। रिसेंटली अटल भूजल योजना, इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अग्रीमेंट साइन किया है जहां पे लोन पास किया गया है, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो इंडिया को लोन दे रही है ग्राउंड वाटर के इम्प्रूवमेंट की। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ये जो योजना है इसे हम कहेंगे अटल भूजल योजना। 450 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पर लोन सैंक्शन किया गया है। तो ये क्या है? ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इंडिया का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, इसका लेवल नीचे जा रहा है, ये एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक में दो बॉडीज यानी कि दो इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। पहला है आईबीआरडी, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा है द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनको कंबाइंड तौर पे हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी को हम एक तरीके से वर्ल्ड बैंक ही कहते हैं। तो इनमें दो इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया गया है। टुगेदर वर्ल्ड बैंक क्या है? दो इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना है, जिसमें एक आईबीआरडी है, दूसरा आईडीए है। आईबीआरडी, जैसा कि हमने देखा कि आईएमएफ और आईबीआरडी दोनों साथ में बने थे 1944 में। बाद में 1960 में आईडीए को भी इसमें ऐड किया गया और साथ में इन्हें हम एज अ वर्ल्ड बैंक जानते हैं। वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले लोन फ्रांस को दिया था। वहां पे वॉर के बाद, जब फ्रांस में वॉर हुआ था तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने फ्रांस को लोन दिया था ताकि जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको सही किया जा सके और वापस से रिकंस्ट्रक्शन किया जा सके। इसके बाद बैंक ने अपना रास्ता चेंज कर दिया, यानी कि अब वो क्या करने लगा, जो पुअरर नेशंस हैं, जो कंट्रीज अब डेवलप्ड हो चुकी हैं, उनकी तरफ से अपना ध्यान हटाकर इन्होंने अपना फोकस किया, वर्ल्ड बैंक ने अपना फोकस किया पुअरर नेशंस पे। यानी कि जो पुअरर नेशंस हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनके लिए जो डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं यानी कि कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया।
अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ क्विक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड बैंक का मोटो क्या है, तो वर्ल्ड बैंक का मोटो है वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। यानी कि वर्ल्ड बैंक किस लिए काम करता है कि जो पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसका रिडक्शन हो सके और वर्ल्ड पॉवर्टी से यानी गरीबी से फ्री हो सके, पॉवर्टी ना हो। फॉर्मेशन इसका हुआ था जुलाई 1944 में। ये आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आईएमएफ भी इसी साल इसके साथ ही बनाया गया था। हेडक्वार्टर्स है इसका वॉशिंगटन डीसी में। मेंबरशिप हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पे दो इंस्टीट्यूशंस हैं टुगेदर, आईबीआरडी एंड आईडीए आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। आईबीआरडी में 189 कंट्रीज एज अ मेंबर हैं और आईडीए में 173। प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इसका गोल है कि वर्ल्ड बैंक का क्या गोल है, तो वर्ल्ड बैंक का मोस्ट रीसेंट गोल है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। जो मेन गोल है वर्ल्ड बैंक का वो है पॉवर्टी का रिडक्शन। वर्ल्ड बैंक के दो मिशन हैं जिनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी और दूसरा है टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी में क्या है कि वर्ल्ड बैंक का ये एम है कि जो ग्लोबल पॉपुलेशन है उसकी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है, जो एक्सट्रीम गरीबी है, उसको घटाकर 3% तक ले आना ईयर 2030 तक, 2030 तक यानी 2030 तक। जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ग्लोबली पूरे विश्व में, विश्व भर में जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, उसको घटाकर 3% तक ले आना 2030 तक। दूसरा है टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में है कि जो गरीब हैं, जो पुअरेस्ट हैं, उनकी इनकम को 40% से बढ़ाना इन एवरी कंट्री। जैसा कि हमने देखा था वर्ल्ड बैंक के क्विक फैक्ट्स में कि वर्ल्ड बैंक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। 5 इंस्टीट्यूशंस 1 ग्रुप यानी एक वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और इसके अंतर्गत 5 बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस आती हैं। वर्ल्ड बैंक क्या है, एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं जिसके अंतर्गत 5 तरीके की इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है। वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यहाँ पे आप ये बात ध्यान रखें, डेवलपिंग कंट्रीज। जैसा तो हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है और वर्ल्ड बैंक इससे कैसे अलग है इसके बारे में हम देखते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत 5 इंस्टीट्यूशंस आती हैं जो कि ये पांचों कमिटमेंट पूरा करती हैं जो वर्ल्ड बैंक का है। क्या है, पॉवर्टी का रिडक्शन करना, प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। हमने देखा कि वर्ल्ड बैंक का जो मेन एम है, मेन मिशन है, वो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना, एक्सट्रीम पॉवर्टी को कम करना, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना और साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना। तो इस मिशन को पूरा करने के लिए 5 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या करता है, तो जो गवर्नमेंट्स हैं, कंट्री की गवर्नमेंट्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, इनके साथ मिलकर क्या करता है कि जो भी इश्यूज हैं उन पे काम करता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज होना, कन्फ्लिक्ट या फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फिनांस और ट्रेड, ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनके लिए क्या करता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप वर्क करता है कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर, ताकि ये जो सारे सेक्टर्स हैं इसमें डेवलपमेंट किया जा सके। तो हम बात कर रहे थे वर्ल्ड बैंक ग्रुप की। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जैसा कि मैंने कहा कि 5 इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड किया जाता है, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, आईसीएसआईडी। तो जैसा कि हमने पहले देखा कि आईबीआरडी और आईडीए इन दोनों को हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो जो कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी को रिड्यूस करना और जो अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए जो वर्ल्ड बैंक का कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन 5 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया है। समय समय पर इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया गया है ताकि जो कमिटमेंट है वर्ल्ड बैंक का उसको पूरा किया जा सके। तो ये 5 इंस्टीट्यूशन एज अ वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानी जाती हैं। ये तो हम देख लेते हैं कि पांचों इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से काम करती है। तो आईबीआरडी और आईडीए को जैसे कि मैंने पहले कहा कि एक साथ हम वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। ये क्या करती हैं, पॉलिसी एडवाइस देती हैं, फाइनेंसिंग देती हैं, टेक्निकल असिस्टेंट देती हैं गवर्नमेंट्स को। कौन सी गवर्नमेंट्स को, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स को ये प्रोवाइड करती हैं, टेक्निकल असिस्टेंस या फाइनेंस करती हैं, पॉलिसी के ऊपर एडवाइसेस देती हैं। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आईडीए और आईबीआरडी के वर्क में ये है कि आईडीए फोकस करता है वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री, जो वर्ल्ड की सबसे गरीब कंट्री है। फॉर एग्जांपल अफ्रीका, सबसे ज्यादा लोन जो है वो आईडीए ने अफ्रीका को ही प्रोवाइड किया है। तो वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्री पर आईडीए फोकस करती है और आईबीआरडी फोकस करती है मिडिल इनकम
एंड क्रेडिट वर्दी पुअर कंट्रीज, यानी कि ऐसी कंट्रीज जो मिडिल इनकम है और वो इतनी पावरफुल हैं कि वो बाद में जो पेमेंट है, जो लोन लिया जा रहा है उनके द्वारा, उसका रीपेमेंट कर सकती हैं। दूसरा, यहाँ पे बाकी तीन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी, ये तीनों इंस्टीट्यूशंस फोकस करती हैं प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की, डेवलपिंग कंट्रीज की। यहाँ हम जब भी बात कर रहे हैं वर्ल्ड बैंक की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज। ये आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी ये फोकस करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए। यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस पढ़ा कि जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, यानी पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क करेंगी आईबीआरडी और आईडीए, डेवलपिंग कंट्रीज की। और जब हम प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं, यानी प्राइवेट सेक्टर को फोकस करते हैं, तो यहाँ पे तीन इंस्टीट्यूशंस वर्क करती हैं, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। तो ये पांचों मिलाकर बनाती हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप को। और हम ध्यान रखेंगे कि आईबीआरडी और आईडीए को एज अ वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है। तो चलिए एक एक करके हम सारे इंस्टीट्यूशंस के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आईबीआरडी। आईबीआरडी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। आईबीआरडी के साथ में हम वर्ल्ड बैंक नाम का जब बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, तो वहां पे आईबीआरडी इंक्लूडेड है और साथ में आईडीए भी वहां पर आता है। तो आईबीआरडी क्या है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है। इसका फॉर्मेशन 1944 में हुआ था। इसके अलावा आईएमएफ इसके साथ बना था, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स, तो इसका हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आईएमएफ का भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। इसके अलावा जो आईबीआरडी है, इसमें मेंबर कंट्रीज है 189 कंट्रीज। अब आईबीआरडी क्या काम करता है? तो आईबीआरडी एक क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लोन्स प्रोवाइड करता है। किन्हें प्रोवाइड करता है? तो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज को। ये हमने भी पहले देखा कि जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो क्रेडिट वर्दी हैं, जो लोन इन्होंने लिया है वो आगे चल के इसको रीपे करने की हालत में है, ऐसी सिचुएशन में है कि रीपे कर सकती हैं, ऐसी कंट्रीज को आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आईबीआरडी क्या ऑफर करता है? तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि लोन्स प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है और पॉलिसी एडवाइस प्रोवाइड करता है, ताकि जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके डेवलपिंग कंट्रीज में। इसके लिए आईबीआरडी वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारा दिया है कि आईबीआरडी इज ओन्ड एंड गवर्न बाय इट्स मेंबर स्टेट्स। जो इसकी 189 मेंबर कंट्रीज हैं, इनके द्वारा ये गवर्न होता है। इसके अलावा इसकी एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप और स्टाफ है जो कि जो बिजनेस ऑपरेशंस नॉर्मल डे टू डे होते हैं उनको कंडक्ट करता है। नेक्स्ट है जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है। अब आईबीआरडी के पास जो फंड्स हैं वो कहाँ से आएंगे? तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन होता है मेंबर नेशंस के द्वारा। इसके अलावा भी जो है वो कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स को इशू करके, आईबीआरडी बॉन्ड्स को इशू करके भी अपनी जो कैपिटल है उसे एक्वायर करती है। नेक्स्ट है हमारी कि आईबीआरडी कंसेशनल फाइनेंसिंग करता है, लोन्स प्रोवाइड करता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर समय के लिए आईबीआरडी लोन्स प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? सोवरेन स्टेट्स का मतलब है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट होगी उसको वो लोन प्रोवाइड करेगा। किस लिए प्रोवाइड करेगा? तो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन पे खर्चा करने के लिए, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के लिए। ये जो अलग अलग रीजंस हैं, इनकी वजह से आईबीआरडी लोन प्रोवाइड कर सकता है डेवलपिंग कंट्रीज को। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंतर्गत इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, यानी कि आईडीए। आईडीए क्या करता है? ये भी कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करता है पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज को। वर्ल्ड की जो पुअरेस्ट, सबसे गरीब जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, उनको आईडीए लोन प्रोवाइड करता है। ये ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कंसेशनल लोन्स का मतलब यहाँ पे है कि कुछ समय के लिए जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 सितंबर 1960 में। इसका हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज 173 कंट्रीज है। यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, टोटल जो पांचों हैं, इनका जो प्रेसिडेंट होंगे वो सेम है। प्रेसिडेंट हमारा डेविड मालपास ही होंगे। ये पूरे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। अब आईडीए क्या करता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो आईडीए को 1960 में बनाया गया था आईबीआरडी को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि आईबीआरडी का जो कार्य था उसमें सहायता करने के लिए आईडीए को बनाया गया, ताकि जो
ऐसी कंट्रीज है जो बहुत गरीब हैं और उनके पास क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है, यानी कि उनकी पर कैपिटा इनकम या ग्रॉस नेशनल इनकम बहुत कम है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब है कि वो इस हालत में भी नहीं है कि वो अपने लोन का रीपेमेंट कर पाए। आईडीए क्या करती है, पुअरेस्ट नेशंस को असिस्ट करती है, लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो ग्रो कर सके और सस्टेनेबिलिटी उनके अंदर आए और जो पॉवर्टी है उसको रिड्यूस किया जा सके, यानी कि ओवरऑल लोन्स प्रोवाइड करती है ताकि इन कंट्रीज में जो गरीबी है उसको दूर किया जा सके और प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके। आईडीए एम करता है फाइनेंस प्रोजेक्ट्स को, यानी कि डेवलपमेंट करना किसका, इंफ्रास्ट्रक्चर का, एजुकेशन, हेल्थ केयर, क्लीन वाटर, सैनिटेशन और एनवायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसा कि हमने आईबीआरडी में पढ़ा था उसी तरीके से आईडीए भी लोन प्रोवाइड करता है, बस फर्क इतना है कि आईबीआरडी मिडिल इनकम जो कंट्रीज होती हैं, मिडिल इनकम होती हैं और इनकी क्रेडिट वर्दिनेस होती है, यानी ये रीपेमेंट करने की हालत में होती हैं, ऐसी कंट्रीज को आईबीआरडी लोन प्रोवाइड करता है, जबकि जो पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं इनको आईडीए लोन प्रोवाइड करता है। और इन दोनों को हम साथ में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इस बात को मैं बार बार कह रही हूँ, आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोनों को एक साथ हम एज वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आईडीए, जैसा कि पहले ही हमने पढ़ा, कि कंसेशनल टर्म्स पे लोन को प्रोवाइड करता है। कंसेशनल टर्म्स क्या हो सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले कहा कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज हैं जिनकी क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या जीरो इंटरेस्ट, कभी कभी जीरो इंटरेस्ट लिया जाता है और रीपेमेंट का जो समय होता है वो 30 से लेके 38 साल तक का होता है। इसके अलावा 30 से 38 साल तक का तो रीपेमेंट पीरियड होता ही है, साथ ही साथ 5 से 10 साल का ग्रेस पीरियड भी होता है, यानी कि अगर 30 से 38 साल में पेमेंट नहीं हो पाता है तो 5 से 10 साल तक के लिए और भी इसे बढ़ाया जा सकता है। आईडीए ऑल्सो प्रोवाइड्स ग्रांट्स टू कंट्रीज एट रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस। डेट डिस्ट्रेस का मतलब है कि जो सिक्योरिटीज हैं वो तो या तो डिफॉल्ट हो चुकी हैं या फिर बैंकरप्सी प्रोटेक्शन के अंतर्गत है या उसकी ओर बढ़ रही हैं, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, रिस्क ऑफ डिस्ट्रेस कहते हैं। रिस्क, ऐसी सिचुएशन में जब डेट डिस्ट्रेस की सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना हाथ हटा लेते हैं, यानी कि वो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं ऐसी गवर्नमेंट में या ऐसी कंपनीज में। तो ऐसी सिचुएशन में जो आईडीए होगी ये डेट है जो उसको परचेज करती है, जिसके बाद जो कंट्री है उसकी जो ये डिस्ट्रेस की प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है। नेक्स्ट है आईडीए इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ असिस्टेंस ऑफ वर्ल्ड 75 पुअरेस्ट कंट्रीज। आईडीए क्या है, एक लार्जेस्ट सोर्स है 75 पुअरेस्ट कंट्रीज के लिए, जिसमें से 39 अफ्रीका में है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, यानी कि आईएफसी। आईएफसी क्या करती है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर्स को, ताकि इनका डेवलपमेंट किया जा सके। कहाँ का, लेस डेवलप्ड कंट्रीज के, यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं इनके प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए आईएफसी लोन्स प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए, जब हम बात आईएफसी की करेंगे, मीगा की करेंगे और आईसीएसआईडी की करेंगे, तो यहाँ पे ये तीनों प्राइवेट सेक्टर्स के लिए वर्क करती हैं, लेस डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज की। तो आईएफसी का फॉर्मेशन हुआ था 20 जुलाई 1956 में। इसका भी हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज है 184 कंट्रीज। अब इसको 1956 में बनाया गया था एज एन प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पहले दो इंस्टीट्यूशंस थे, आईबीआरडी एंड आईडीए, ये जो पब्लिक सेक्टर है उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आईएफसी को बनाया गया प्राइवेट सेक्टर, ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डेवलपमेंट किया जा सके। कि ओवरऑल जो मेन एम है वर्ल्ड बैंक का वो है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड प्रमोशन टू डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को प्रमोट करना और पॉवर्टी को रिडक्शन करना, इन दोनों को करने के लिए एक कंट्री की जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है उन दोनों का डेवलप्ड होना जरूरी है। तो आईबीआरडी और आईडीए पब्लिक सेक्टर की डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं और दूसरी ओर आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी ये प्राइवेट सेक्टर को फोकस करती हैं। नेक्स्ट है आईएफसी क्या करता है, लोन्स देता है। किन्हें देता है, बिजनेसेस और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को, करीबन 7 से 12 साल तक के लिए, 7 to 12 ईयर्स तक के लिए लोन्स देता है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स और बिजनेसेस को। आईएफसी का एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम है जिसमें कि करीब 200 अप्रूव्ड बैंक्स हैं, जिनको आईएफसी क्या करता है, गारंटी देता है जो पेमेंट रिस्क है उसको कवर करने के लिए। लॉसेस का जो रिस्क है, पैसा डूबने का जो रिस्क है इन बैंक्स का, उनको कवर करने की गारंटी आईएफसी देता है उसके एक ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही आईएफसी भी अपने फंड्स को रेज करता है।
नेक्स्ट है हमारा मीगा यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो मीगा क्या है? मीगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। जैसा कि हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं तो मीगा भी वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है। ये क्या करता है? ये प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग गारंटीज, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहांसमेंट टू इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, दो कंट्रीज के बीच जब ट्रांजैक्शन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल रिस्क होगा। तो इसको कवर अप करने का काम क्या करता है? मीगा के द्वारा किया जाता है। कि पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई बिजनेस में रिस्क हो जाता है, जो पॉलिटिकल कंडीशंस हैं किसी भी कंट्री की, पॉलिटिकल कंडीशंस कभी भी चेंज हो सकती हैं, तो ऐसी पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से अगर लॉसेस हो रहे हैं किसी कंट्री को, तो उसके लिए ये क्या करता है? गारंटी प्रोवाइड करता है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। इसका भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज है 181 कंट्रीज। मीगा क्या करती है? तो प्रमोट करती है एफडीआई डेवलपिंग कंट्रीज में टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव पीपल्स लाइफ। लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने के लिए, इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए और पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एफडीआई को प्रमोट करती है। जैसा कि हमने देखा क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स को ये इंकरेज करती है। तो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है? कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, वन कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन अदर कंट्री। तो यहाँ क्या है? एफडीआई, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो जो ये फॉरेन की कंट्री अगर कोई है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो यहाँ क्या है? ये एफडीआई है कि बाहर की कंट्री यहाँ इन्वेस्ट कर रही है, तो प्रमोट करती है एफडीआई को। नेक्स्ट है मीगा ऑफर्स इंश्योरेंस टू कवर 5 टाइप्स ऑफ नॉन कमर्शियल रिस्क। नॉन कमर्शियल ऐसे रिस्क हैं 5 तरीके के जिनको कवर करती है, यानी कि मीगा इंश्योरेंस ऑफर करती है इनको कवर करने की। जब कोई कंट्री लीगल करेंसी को हार्ड करेंसी में कन्वर्ट नहीं कर पाती, तो इसे हम करेंसी इनकन्वर्टिबिलिटी कहते हैं। और ट्रांसफर रिस्ट्रिक्शन, यानी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफर करना करेंसी को, ऐसी जब कोई प्रॉब्लम है तो इसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। दूसरा है गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन। गवर्नमेंट एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है? जो प्राइवेट ओनर्स है उनकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है, यानी उनको ओन कर लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए। ऐसी सिचुएशन में भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है मीगा। इसके अलावा वॉर की वजह से कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, टेररिज्म है, सिविल डिस्टर्बेंस है, कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है। इसके अलावा लास्ट है आपका नॉन ऑनरिंग ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है जिसको अगर एक कंट्री पूरा नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया की गवर्नमेंट है, इंडिया में किसी ने बाहर से कोई इन्वेस्टर है, उसने पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन इंडिया इस हालत में नहीं है कि उसको रीपेमेंट कर पाए, यानी अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाए, तो ऐसी सिचुएशन में मीगा इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी किसको? उस इन्वेस्टर को, ताकि जो ऑब्लिगेशन है वो पूरा किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा आईसीएसआईडी यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। ये क्या है? कि इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। 1966 में इसको बनाया गया था ताकि जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व किया जा सके बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि दो कंट्रीज हैं वो आपस में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो इसमें जो उनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक ये इंस्टीट्यूशन बनाई गई है जिसे हम आईसीएसआईडी के नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 14 अक्टूबर 1966 में। इसकी भी हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और मेंबर कंट्रीज है 154 कंट्रीज। तो आईसीएसआईडी क्या है? एक एज अ फोरम है जो कि इन्वेस्टर और स्टेट डिस्प्यूट के सेटलमेंट में हेल्प करती है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज में और इन्वेस्टमेंट लॉज एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में। यानी कि आईसीएसआईडी क्या है? एक इन्वेस्टर और स्टेट, मान लीजिए दो कंट्रीज हैं, उसमें से एक कंट्री ने दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको खत्म करने का जो काम होगा, उसको जो सेटलमेंट करने का कार्य होगा डिस्प्यूट्स का, ये आईसीएसआईडी के द्वारा किया जाता है। आईसीएसआईडी एक ऑटोनॉमस और मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन्वेस्टमेंट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनली इन्वेस्टमेंट का जो फ्लो है इसको एंकरेज करती है। आईसीएसआईडी सेटलमेंट करती है डिस्प्यूट्स का बाय कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन और फैक्ट फाइंडिंग। कंसिलिएशन करके, आर्बिट्रेशन करके या फैक्ट फाइंडिंग करके, यानी कि अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन को लेने के बाद कि क्या क्या रीजंस हैं डिस्प्यूट्स के, उसको देखने के बाद आईसीएसआईडी सेटलमेंट करती है डिस्प्यूट्स का। एज एन आर्बिट्रेटर काम करती है, यानी कि दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सुनती है, दोनों तरफ की बातों को सुनती है और डिसीजन लेती है कि उसको क्या करना चाहिए। और कंसिलिएशन का यहाँ पे
मतलब है कि एज अ कंसिलिएटर काम करती है रिजॉल्व करने के लिए दोनों पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट्स को। इसके लिए दोनों पार्टीज से इंडिविजुअली मिलती है और एक साथ मिलकर के जो डिस्प्यूट है, वो जो डिफरेंसेस हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करती है। तो आईसीएसआईडी क्या है? एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन है, वर्ल्ड बैंक और इंडिया किस तरीके से रिलेटेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे है वर्ल्ड बैंक, जो 44 नेशंस थी, जो कि एज एट द टाइम ऑफ ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस थी, जो 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। इंडिया इसमें से वन ऑफ द मेंबर्स थी, वन ऑफ द मेंबर नेशन थी, जिस वक्त आईएमएफ और आईबीआरडी को बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, इट वाज also one of the founding member of IFC in 1956, IDA in 1960, and later become the member of MIGA in January 1944. इंडिया फाउंडिंग मेंबर है किसकी? IFC की और IDA की भी। इंडिया फाउंडिंग मेंबर IMF, IBRD, IFC और IDA की है। साथ ही साथ जनवरी 1994 में इंडिया मीगा की भी मेंबर बन गई। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की है कि इंडिया ICSID की मेंबर नहीं है। यानी वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो पांचों इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें से 4 इंस्टीट्यूशंस की इंडिया मेंबर है, लेकिन इनमें से एक इंस्टीट्यूशन जो कि ICSID है, इंडिया इसकी मेंबर नहीं है। एक इकलौता इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का जिसमें इंडिया मेंबर नहीं है। कुछ जो भी कन्वेंशन से ICSID के, यानी जो रूल्स हैं, वो इंडिया के फेवर में नहीं है। वो मानती है कि ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ इनके फेवर है, इनके जो रूल्स हैं वो फेवर करते हैं, इसलिए ICSID की मेंबर इंडिया नहीं है। इसके अलावा IBRD ने इंडिया को सबसे पहले 1949 में लोन प्रोवाइड किया था इंडियन रेलवेज के लिए। इसके अलावा IFC ने इंडिया में जो पहला इन्वेस्टमेंट किया था वो 1959 में था और IDA ने किया था 1961 में। IDA ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो था हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा 1960s और 1970 के समय वर्ल्ड बैंक की जो टोटल लेंडिंग थी उसमें IDA ने करीबन 3/4 लेंडिंग इंडिया को दी थी और इस वजह से इंडिया अब तक का सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट है IDA फंड्स का, यानी सबसे ज्यादा IDA के फंड्स का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो अब तक इंडिया में हुआ है। नेक्स्ट है, इंडिया इज करेंटली क्लासिफाइड एज अ ब्लेंड कंट्री डिफाइंड एज वन ऑफ in transition from lower middle income to middle income and it's credit worthy for lending from both IDA and IBRD। ब्लेंड कंट्री का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि एक ऐसी कंट्री जो कि ट्रांजिशन में है, यानी कि मिडिल में है। कैसे मिडिल में है कि वो जो लोअर मिडिल इनकम है उससे वो आगे बढ़ रही है मिडिल इनकम में, यानी लोअर मिडिल इनकम और मिडिल इनकम के बीच में है ट्रांजिशन, यानी कि इन दोनों के बीच में ये ऐसी कंट्रीज आती हैं, जिन्हें हम ब्लेंड कंट्रीज कहते हैं। और इसके अलावा ये IBRD और IDA दोनों से लोन लेने की हालत में होती हैं, उनसे लोन ले सकती हैं। नेक्स्ट है, इंडिया इज द लार्जेस्ट IBRD क्लाइंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। बिटवीन 2015 to 18 वर्ल्ड बैंक लेंट अराउंड $10.2 बिलियन टू इंडिया। इंडिया को 10.2 बिलियन डॉलर्स दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा 2015 से 2018 के बीच में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे कि मीगा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल एंड सोशल स्टैंडर्ड्स विच हेल्प टू स्ट्रक्चर एंड इम्प्लीमेंट सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। अगर इंडिया में किसी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है, कोई दूसरी कंट्री है जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, किस लिए किया है? जो एनवायरमेंटल या सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं इनके लिए किसी कंट्री ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया है और गवर्नमेंट इस हालत में नहीं है कि उस इन्वेस्टमेंट का रीपेमेंट कर सके, यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा कर सके, तो जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इस कंट्री का होगा उसको कौन पूरा करेगा? मीगा करेगी। मीगा इसके रिस्क को कवर अप करती है। जैसे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है IMF और वर्ल्ड बैंक। जैसे कि वर्ल्ड बैंक भी लोन प्रोवाइड करता है और IMF भी लोन्स प्रोवाइड करता है, तो इन दोनों के लोन्स में क्या अंतर है? तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, और जो IMF है ये क्या करता है? अगर BOP की सिचुएशन किसी कंट्री की खराब है तो उसको लोन प्रोवाइड करता है। IMF से अगर कोई कंट्री लोन लेती है तो इसका मतलब माना जाता है कि उस कंट्री की सिचुएशन बहुत खराब है, इकोनॉमी बहुत डाउन हो चुकी है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है? डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी कंट्री को डैम बिल्ड करना है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को रीबिल्ड करना है, तो इसके लिए जो डेवलपमेंटल जो चीजें हैं उसके लिए वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करता है। इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। यहाँ हम देखेंगे कि WTO का किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ।
आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है study.commerce007। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, यानी इस वीडियो के अंत में किन बातों को आप जान पाएंगे। सबसे पहला इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, दूसरा बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। बैलेंस ऑफ ट्रेड की वजह से दो थियोरी सामने आती हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म और मर्केंटालिज्म, इसके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये क्या है, किस तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ और क्या रीजंस थे जिनकी वजह से गैट को हटाकर डब्ल्यूटीओ लाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो ट्रेड क्या है, ट्रेड मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल एंड कंट्रीज। ट्रेड का मतलब क्या है, गुड्स की और सर्विसेज की, इन्हें खरीदना और बेचना, यानी बाइंग एंड सेलिंग कहाँ कर सकते हैं हम, लोगों के बीच में और कंट्रीज के बीच में। जब हम ट्रेड करते हैं यानी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते बेचते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रेड कहेंगे। ट्रेड यहाँ आप देख सकते हैं दो तरीके से हो सकता है, एक है इंटरनल ट्रेड और दूसरा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड को हम इसे हम डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी कहते हैं। अब डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, जब हम अपनी कंट्री के अंदर यानी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि हमारा एग्जांपल हम ले सकते हैं इंडिया। जब हम इंडिया के अंदर ही किसी गुड्स को खरीदते या बेचते हैं तो इसे हम इंटरनल ट्रेड कहेंगे। इंटरनल ट्रेड आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक है आपका होलसेल और दूसरा है आपका रिटेल ट्रेड। ये दो तरीके से इंटरनल ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है ट्रेडिंग अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स और टेरिटरीज, यानी कि इंडिया के बाहर। जब इंडिया से बाहर हम ट्रेड करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड कहेंगे। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना इंडिया के बाहर, यानी आपकी जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है आपकी कंट्री के बाहर, यानी विश्व के बाकी देशों के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड आप यहाँ देख सकते हैं दो तरीके से हो सकता है, होता है एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलता है वो है इंट्रीपोर्ट, इसे हम री एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। एक्सपोर्ट को हम क्या कहेंगे, तो एक्सपोर्ट क्या है, जब होम कंट्री से कोई ट्रेडर बाहर की किसी कंट्री में यानी फॉरेन कंट्री में कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। जैसे मान लीजिए इंडिया ने कुछ गुड्स को प्रोड्यूस किया और इसको सेल किया चाइना में, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट कहेंगे। दूसरा है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है जब कोई होम कंट्री किसी फॉरेन कंट्री से कुछ गुड्स को खरीदती है यानी बाय करती है तो इसे हम इंपोर्ट कहते हैं। इंडिया इंपोर्ट करती है आईफोन्स को, कहाँ से आईफोन्स को इंपोर्ट करती है, यूएस से इंडिया इंपोर्ट करती है आईफोन्स को, यानी कि आईफोन्स को खरीदती है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंपोर्ट कहेंगे। इंट्रीपोर्ट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब एक कंट्री किसी गुड्स को इंपोर्ट करती है और उसको कुछ प्रोसेस करके फिर क्या करती है, री एक्सपोर्ट करती है। यानी यहाँ दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। पहले कुछ गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है फिर उसमें कुछ प्रोसेसिंग करके उसे री एक्सपोर्ट किया जाता है तो इसे हम इंट्रीपोर्ट कहते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड में हम इन दो कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ है बैलेंस ऑफ ट्रेड का। बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ अ नेशंस एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या है कि कितना एक्सपोर्ट किया गया माइनस कितने इंपोर्ट्स किए गए, इसे जब हम करते हैं तो यहाँ हमारे सामने बैलेंस ऑफ ट्रेड आता है। तो यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, मॉनेटरी वैल्यू का, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। एक नेशन की जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स हैं इनकी जो मॉनेटरी वैल्यू, इसके बीच के डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में दो तरीके की सिचुएशन सामने आती हैं, पहला है ट्रेड सरप्लस, दूसरा है ट्रेड डेफिसिट। अगर किसी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है उसके इंपोर्ट से तो वहां उसे ट्रेड सरप्लस होगा, यानी कि यहाँ इसे क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है, सरप्लस मिल रहा है। इसे हम पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी ओर अगर किसी कंट्री के इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट्स कम है, यानी इंपोर्ट्स ज्यादा कर रहा है एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर रहा है, तो इसे हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं या इसे हम कहेंगे नेगेटिव ट्रेड बैलेंस। तो सरप्लस कब होता है, सरप्लस तब होगा जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट कम हो, तब इसे हम ट्रेड सरप्लस कहेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में तो इसे हम ट्रेड डेफिसिट के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम डेफिसिट कहेंगे। यहाँ एक कंट्री को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के केस में क्या हो रहा है, अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर रही है कोई गुड्स
एक्सपोर्ट अगर किए जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट करके इसे क्या होगा, मनी मिलेगा, यानी इसे पैसे मिलेंगे। अगर दूसरी ओर जब हम इंपोर्ट करते हैं कहीं से गुड्स, तो यहाँ पे हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर किसी कंट्री का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियस है उसके पास से पैसे जाएंगे ज़्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में उसे डेफिसिट होगा, नुकसान होगा। और वहीं अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आएंगे क्योंकि हमने कुछ गुड्स को सेल किया है बाहर, तो ऐसी सिचुएशन में सरप्लस आता है। तो यहाँ हमें इंटरनेशनल ट्रेड में दो कॉन्सेप्ट्स देखने को अभी तक मिले। पहला है इंटरनेशनल ट्रेड से हमें क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक ट्रेड सरप्लस या एक ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड सरप्लस कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, मोर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो। और ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, अगर मोर इम्पोर्ट्स हो, अगर इंपोर्ट ज़्यादा कोई कंट्री कर रही है तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास पैसे आते हैं, और अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं तो हमारे पास से ज़्यादा पैसे जाते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर किसी कंट्री को ट्रेड सरप्लस हो रहा है, यानी कि उसे फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, तो वो चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड हो, क्योंकि उसे सरप्लस हो रहा है, उसे फ़ायदा मिल रहा है। ऐसी कंट्रीज जिनको ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है वो इंटरनेशनल ट्रेड को फेवर नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि अब जब उनके पास ट्रेड डेफिसिट है तो अगर उन्हें और भी चीज़ें इंपोर्ट करनी है तो अपने पास से उनका जो खुद का रेवेन्यू होता है उससे उन्हें खर्चा करके चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती, तो यहाँ इन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है जिन कंट्रीज़ को, वो इंटरनेशनल ट्रेड को फेवर नहीं करती हैं। इंटरनेशनल ट्रेड से जो दो चीज़ें सामने आती हैं, ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, इन दोनों की वजह से यहाँ हमें दो नए थ्योरीज देखने को मिलते हैं। एक है इकोनॉमिक लिबरलिज्म और दूसरा है मर्केंटाइलिज्म। जिन कंट्रीज को ट्रेड सरप्लस होता है वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को सपोर्ट करती हैं, और जिन कंट्रीज को ट्रेड डेफिसिट होता है वो मर्केंटाइलिज्म को सपोर्ट करती हैं। इन्हें एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला हम देख रहे हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होता है। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म, जैसा कि हमने कहा, जिन कंट्रीज को ट्रेड सरप्लस हो रहा है वो इसे सपोर्ट करती हैं। ये क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का मेन गोल क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना। इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाना इनका मेन गोल होता है। इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने के लिए ये मानते हैं कि ट्रेड हमेशा बेनिफिशियल होता है। इनके हिसाब से जितना ज़्यादा ट्रेड हो ये ज़्यादा अच्छा है, तो ये ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। ऐसी कंट्रीज जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे चलती हैं वो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं। वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ट्रेड हो, यानी कि ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा हो और इस पे मिनिमम रिस्ट्रिक्शंस हो। क्योंकि चूंकि इन्हें यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म है, यानी कि यहाँ इन्हें ट्रेड सरप्लस हो रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड चाहेंगी। और इनका मानना होता है कि कंपटीशन की वजह से जो प्रोडक्ट क्वालिटी होती है वो इंक्रीज करती है। यानी कि अगर कंपटीशन है आपका, किसी एक कंट्री का कंपटीशन किसी फॉरेन कंट्री के प्रोडक्ट से हो रहा है, तो ऑब्वियस है कि जो होम कंट्री होगी वो भी अपनी जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करेगी। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म में क्या होता है कि जो कंट्रीज इसे सपोर्ट करती हैं वो मानती हैं कि शॉर्ट रन में, एक छोटे समय में, कम समय में हो सकता है कि कंट्री को ट्रेड डेफिसिट हो रहा हो, लेकिन लॉन्ग रन में इन्हें ट्रेड सरप्लस मिलता है। ऐसे लोग जो इकोनॉमिक लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं वो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, इस थ्योरी को यूज करते हैं, इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। अब कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी क्या है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को डेविड रिकार्डो ने दिया था अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में 1817 में है। तो कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी कहता है कि किसी भी कंट्री को उन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए जिसमें वो बेस्ट हो, जिस गुड्स के प्रोडक्शन में वो बेस्ट हो उसको उसी गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए, और जिनका वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रही उसे उस गुड्स को इंपोर्ट कर लेना चाहिए। यानी कि एक कंट्री को उन गुड्स और सर्विसेज में स्पेशलाइजेशन करना चाहिए जिनको वो बेस्ट वे में प्रोड्यूस कर सकती हैं, और जिनमें उनका स्पेशलाइजेशन नहीं है उसे वो इंपोर्ट करें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इफ यू आर कंपेयरिंग टू डिफरेंट ऑप्शंस ईच ऑफ विच हैज अ ट्रेड ऑफ। कभी भी जब गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ फायदा होगा, कुछ नुकसान होगा। तो जब हम डिफरेंट ऑप्शंस को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें उस ऑप्शन को चुनना चाहिए जो कि बेस्ट हो, बेस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज दे। यानी कि अगर दो गुड्स के प्रोडक्शन किए जा रहे हैं तो जिसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, यानी कि कम से कम कॉस्ट लगाकर हमें ज्यादा फायदा हो रहा है, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जापान, अगर ये कार्स के प्रोडक्शन में बेस्ट है, यानी इसे कार के प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो ऑयल के प्रोडक्शन में बेस्ट है। तो यहाँ पे जापान को क्या करना चाहिए, जब वो कार का कंपेरेटिव एडवांटेज है उसके पास, यानी कि कार को वो बेस्ट प्रोड्यूस कर सकता है, और सऊदी अरब ऑयल को बेस्ट
प्रोड्यूस कर सकता है, तो इन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करना चाहिए। और जापान को जब ऑयल की ज़रूरत है तो वो यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता है, और अगर सऊदी अरेबिया को कार की ज़रूरत है तो वो जापान से इंपोर्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जिस चीज़ में बेस्ट आप प्रोडक्शन कर सकता है कोई कंट्री, उसको उसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहिए। नेक्स्ट थ्योरी है मर्केंटालिज्म। मर्केंटालिज्म क्या करता है कि एक इंडिविजुअल कंट्री के इंटरेस्ट को सपोर्ट करता है। हमने इकोनॉमिक लिबरलिज्म में देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड की वहां बात की जा रही है, ओवरऑल जितनी कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन मर्केंटालिज्म क्या करता है कि इंडिविजुअल कंट्री को सपोर्ट करता है। जैसा कि हमने बात किया कि डेफिसिट, एक ट्रेड डेफिसिट जब किसी कंट्री को हो रहा है, जब तो ऐसी कंट्रीज इंपोर्ट करने के बजाय चाहेंगी कि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सपोर्ट करें और एक्सेसिव पैसा बाहर ना जाए, और अपनी ही कंट्री में जो चीजें हैं उसको वो प्रोड्यूस करें, और जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसे ये सपोर्ट नहीं करती है। तो मर्केंटालिज्म का मतलब है कि गवर्नमेंट क्या करती है, रेगुलेशंस लगाती है ट्रेड और इंडस्ट्रीज पे। इंटरनेशनल ट्रेड को मर्केंटालिज्म सपोर्ट नहीं करता है, ये एक इंडिविजुअल कंट्री को सपोर्ट करता है। तो ये मानता है कि इंटरनेशनल ट्रेड नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो इसीलिए किसी कंट्री को उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो जो कंट्री होगी, जो होम कंट्री होगी, उसके जो इंडस्ट्रीज होंगे उन पे काफी खतरा रहता है। इसके अलावा अगर अच्छा एक्सपोर्ट नहीं कर रही है कंट्री, इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, तो उसके रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा बाहर जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये कंट्रीज़ मानती हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड सही नहीं है किसी भी कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो उसमें हमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये जो मर्केंटालिज्म है, इसकी वजह से जो कंट्रीज होती हैं ये सपोर्ट करती हैं प्रोटेक्शनिज्म को। प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करना, कि फॉरेन कंपटीशन होगा तो उसकी वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को काफी डाउनफॉल झेलना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जो मर्केंटलिज्म को फॉलो करती हैं कंट्रीज, वो प्रोटेक्शनिज्म को फॉलो करती हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म की हमने बात की कि प्रोटेक्शनिज्म क्या है कि अपनी डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रोटेक्ट करना, किससे, फॉरेन कंपटीशन से। अगर किसी कंट्री को अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है फॉरेन कंपटीशन से, तो वो क्या क्या चीजें कर सकती है। तो दो चीजें वो कर सकती है। एक पहला है टैरिफ बैरियर्स लगाना, दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाना। टैरिफ बैरियर्स का मतलब है कि टैक्सेशन इंपोज करना, टैक्सेस को इंपोज करके फॉरेन कंपटीशन से बचा सकती है अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। और दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर। अब टैरिफ बैरियर्स का मतलब हमने कहा टैक्स को इंपोज करना। मान लीजिए इंडिया की मोबाइल की कंपनी है माइक्रोमैक्स, और यूएसए की मोबाइल की कंपनी हमारी है आईफोन है, यानी एप्पल की कंपनी है जिससे आईफोन्स बनाती है। तो अब इंडिया को अगर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री यानी कि माइक्रोमैक्स को प्रोटेक्ट करना है, तो ये क्या करेगी कि आईफोन्स का जब इंपोर्ट होगा यूएस से, तो इस पे ये क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाए। इंपोर्ट करने पर जब टैक्स ज्यादा होंगे तो जो दाम होगा, जो प्राइजेस होंगे आईफोन्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। जब प्राइजेस बहुत ज्यादा होंगी तो कम से कम लोग खरीद पाएंगे उसको। तो इस तरीके से ज्यादा टैक्स लगा करके अपनी इंडस्ट्री को, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंडिया क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। तो ये क्या है, टैरिफ बैरियर्स है। दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। यहाँ पे क्या है, टैक्सेशन इंक्लूड नहीं होता है, कुछ दूसरे ऐसे तरीके हैं जिससे बैरियर लगाया जा सकता है। नॉन टैरिफ बैरियर्स तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला है इंपोर्ट कोटास, दूसरा है सब्सिडीज, तीसरा है डोमेस्टिक रेगुलेशंस। इंपोर्ट कोटास का मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी है इंपोर्ट की, उसको क्या कर देना, लिमिट कर देना। जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया है आईफोन का। मान लीजिए इंडिया में 2 लाख आईफोन्स की जरूरत है, लेकिन अब इंडिया ने क्या किया कि इंपोर्ट कोटा लगा दिया कि सिर्फ 1 लाख आईफोन्स का ही इंपोर्ट किया जा सकता है। तो डिमांड थी, एक्चुअली वो 2 लाख की थी, लेकिन सप्लाई सिर्फ 1 लाख का ही हो पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इंपोर्ट कोटाज लगा दिए गए। अब 2 लाख की डिमांड थी लेकिन 1 ही लाख आईफोन्स को इंपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये फोन्स होंगे इनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। दूसरा है सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब है कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको क्या करना, कुछ मॉनेटरी हेल्प प्रोवाइड करना, ताकि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो चीपर हो सके और जो फॉरेन गुड्स हैं उनसे ये कंपटीशन कर सके। यानी यहाँ पे ये क्या है, एक मॉनेटरी सपोर्ट दिया जाता है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं उनको, ताकि वो फॉरेन जो प्रोडक्ट्स है उससे compete कर सके। नेक्स्ट है डोमेस्टिक रेगुलेशंस। डोमेस्टिक रेगुलेशंस का यहाँ पे मतलब है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट पर। किस हिसाब से कह सकती है कि कुछ एनवायरमेंटल या हेल्थ इश्यूज के बेसिस पे कुछ गुड्स के वो इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो ये क्या है, नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। नॉन टैरिफ बैरियर्स मतलब यहाँ पे डायरेक्टली आप देख रहे हैं कि
टैक्स इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली किसी तरीके से जो इंटरनेशनल ट्रेड है उस पे रोक लगाई जा रही है। अब हमने देखा कि दो तरीके हैं जिसके द्वारा एक कंट्री अपने यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड पर रोक लगा सकती है। एक है टैरिफ बैरियर्स, दूसरा है नॉन टैरिफ बैरियर्स। 1929 में एक ग्रेट डिप्रेशन आया था जहां पे वर्ल्ड की सभी इकोनॉमीज को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। अब ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे एक एक्ट लाया गया 1930 के दौरान यूएसए के द्वारा, जिसे हम कहते हैं स्मूथ हॉले एक्ट। यहाँ पे इस एक्ट के द्वारा क्या किया गया, जो कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से काफी नुकसान हो रहा था, तो यहाँ पे यूएस ने क्या किया कि अपनी जो इंपोर्ट्स थी उस पे इसने टैरिफ बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। यानी इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इसने टैरिफ करीब करीब 35% तक इसने टैरिफ को बढ़ा दिया। अब यूएसए का देखा देखी जो भी बड़ी बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज थी, यूके थी, इन सब ने भी क्या किया कि अपने टैरिफ को बढ़ा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब सारी कंट्रीज ने अपने टैरिफ को बढ़ा दिया इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो इस सिचुएशन की वजह से एक टैरिफ वॉर की सिचुएशन आई। यानी कि सबने अपने टैक्सेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इस टैरिफ वॉर की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि जो इंटरनेशनल ट्रेड था इसको रेगुलेट करने के लिए कोई भी अथॉरिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। अगर इसे रेगुलेट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होती तो इस तरीके से कोई भी कंट्री अपनी मनमानी करके टैरिफ को बढ़ा करके इंटरनेशनल ट्रेड को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन थी ही नहीं जो इसे रोक सके या इसे कंट्रोल कर सके, जिसकी वजह से इतनी सारी सिचुएशन सामने आई। इसके बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई 7 जुलाई 1944, जिसमें 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। अब इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में 3 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट का प्रपोजल दिया गया, जिसमें पहला था आईएमएफ, दूसरा था आईबीआरडी और तीसरा था आईटीओ यानी इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टोटल प्रपोजल था आईएमएफ, आईबीआरडी और आईटीओ बनाने का, इसमें से आईएमएफ और आईबीआरडी इन दोनों का प्रपोजल पास हुआ और 1947 तक ये काम करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन जो इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन था इसका फॉर्मेशन अभी तक नहीं हो पाया था। इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का होना जरूरी है, जिसका नाम रखा गया आईटीओ, और चाहा गया कि इसे डिसाइड किया गया कि इसे फॉर्म किया जाए। तो एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया हवाना कॉन्फ्रेंस में। हवाना क्यूबा में एक जगह है। हवाना कॉन्फ्रेंस में एक ड्राफ्ट अग्रीमेंट को प्रिपेयर किया गया जिसे हवाना चार्टर कहा गया। 1948 में ये ड्राफ्ट अग्रीमेंट प्रिपेयर किया गया। इस पे 56 कंट्रीज में से 53 कंट्रीज ने साइन कर दिया, यानी इसे रेटिफाई कर दिया। लेकिन यूएसए ने इस हवाना चार्टर को रेटिफाई नहीं किया। यूएसए इसे रेटिफाई करने को तैयार नहीं थी। इस वजह से अभी तक आईटीओ का जो डिसीजन था बनाने का, इसे बनाया नहीं जा सका, इसे ये स्टार्ट नहीं हो पाया था। दो ही तरीका था, या तो आईटीओ यूएसए के रेटिफिकेशन के बिना बना दिया जाए या फिर वेट किया जाए कि यूएसए इसे रेटिफाई करे। तो आईटीओ को बनाया नहीं गया था उस वक्त तक जब तक यूएसए ने इसे रेटिफाई नहीं किया, क्योंकि यूएसए एक सुपर पावर थी। इस कारण से यहाँ पर बिना यूएसए के रेटिफिकेशन के इसे बनाना ठीक नहीं था। तो आईटीओ को अभी बनाया नहीं जा सका क्योंकि यूएसए ने इसे रेटिफाई नहीं किया था। अब चूंकि यूएसए ने 1948 में, जैसा कि हमने देखा कि 1948 तक यूएसए ने इसे रेटिफाई नहीं किया था, तब तक यूएसए ने एक सुझाव दिया कि जब तक आईटीओ नहीं बन जाता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन जाता है, तब तक एक टेम्पररी अग्रीमेंट होना चाहिए जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट कर सके। तो इस वजह से गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड ये एग्जिस्टेंस में आया। गैट क्या है? एक लीगल एग्रीमेंट है कंट्रीज के बीच में, जिसका काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना, ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करके। जैसा कि हमने देखा कि कंट्रीज ने ट्रेड बैरियर्स लगा के रखे थे इंटरनेशनल ट्रेड पे, तो इन बैरियर्स को एलिमिनेट करके इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना। गैट 30 अक्टूबर 1947 में 23 कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था जिनेवा में, यानी जिनेवा कॉन्फ्रेंस में गैट को बनाया गया। गैट क्या है? टेम्परेरी अग्रीमेंट है। यहाँ पे इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि गैट एक टेम्परेरी अग्रीमेंट है। इसको कब तक के लिए बनाया गया था? जब तक आईटीओ फॉर्म नहीं हो जाता। यहाँ हम बात अभी
चल रही है हमारी 1948 के आसपास की, यानी अभी तक यूएसए ने क्लियर नहीं किया था कि उसे आईटीओ को वो रेटिफाई करेगा या नहीं करेगा। तब तक के लिए यहाँ पर गैट को बनाया गया, जो कि एक टेम्पररी अग्रीमेंट था। अब गैट ने 47 इयर्स तक काम किया, जब तक डब्ल्यूटीओ फॉर्म नहीं हुआ। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। गैट क्या है? एक अग्रीमेंट है। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, इन्हें हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कहते हैं, मेंबर्स नहीं कहते हैं। यहाँ कोई भी मेंबर्स हम यहाँ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ये बात आप ध्यान रखें कि गैट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। इसके नाम में ही है अग्रीमेंट। ये एक अग्रीमेंट था, एक टेम्पररी अग्रीमेंट था। तो जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, उन्हें हम कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के नाम से जानते हैं, ना कि मेंबर्स के नाम से। गैट की कुछ खास चीजें थी। पहला कि गैट क्या है? टैरिफ बैरियर से रिलेटेड था गुड्स पे, यानी कि गुड्स पे जो टैरिफ बैरियर्स, यहाँ पे आप ध्यान रखें, सिर्फ हम यहाँ पे टैरिफ बैरियर्स की बात कर रहे हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। सिर्फ टैरिफ बैरियर्स, और वो भी गुड्स के जो टैरिफ बैरियर्स थे, ये सिर्फ उसको रिमूव करने पर लिमिटेड था। दूसरा, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल में जो ट्रेड होता था, इसको गैट में इंक्लूड नहीं किया गया था। ये कुछ खास चीजें गैट की थी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभी तक हम बात कर रहे थे कि गैट को 1948 के करीब बनाया गया। 1950 में आते आते यूएस ने ये क्लियर कर दिया कि वो आईटीओ को रेटिफाई नहीं करेगा। इस कारण से आईटीओ कभी बन ही नहीं पाया। तो 47 इयर्स तक, चूंकि आईटीओ बन ही नहीं पाया और गैट बनाया जा चुका था, तो 47 इयर्स तक गैट ने काम किया, जब तक कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को नहीं बनाया गया। गैट की कुछ चीजें हम देख लेते हैं। गैट में एक प्रोविजन है, प्रोटोकॉल फॉर प्रोविजनल एप्लीकेशन, जिसे हम पीपीए के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये एक स्पेशल प्रिविलेज है। गैट जो है ये काफी फ्लेक्सिबल था, इसमें काफी इजीली चेंजेस किए जा सकते थे, काफी फ्लेक्सिबल एग्रीमेंट था। जो पीपीए है, इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि एक कंट्री को जो भी प्रोविजंस हैं गैट के, उसको अप्लाई करना जरूरी है, इंप्लीमेंट करना जरूरी है, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करे जो कि इसके एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट ना कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि गैट में अगर कहा है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो नहीं बनाए जा सकते, लेकिन इंडिया में ट्रेड यूनियंस होती हैं, तो इंडिया क्या कर सकती है कि गैट के उस प्रोविजन को ना माने, क्योंकि उसका जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो वायलेट हो रहा है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। इस प्रिविलेज को हम ग्रैंडफादर्स राइट के नाम से जानते हैं। ग्रैंडफादर्स राइट का मतलब क्या है? कि कोई प्रोविजन जो किसी कंट्री के एग्जिस्टिंग लॉ को वायलेट कर रहा है, उसे वो प्रोविजन मानने की जरूरत नहीं है। तो गैट को क्या है? इस तरीके से एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये जो गैट है, गैट में जो भी चीजें होती थी, यानी कि गैट में जब भी कोई टैरिफ्स को लेकर की कोई बात होती थी, तो ये ट्रेड राउंड्स हुआ करते थे, इसमें डिस्कस किया जाता था। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन तो थी नहीं, ये एक अग्रीमेंट था। तो यहाँ पे ट्रेड राउंड्स हुआ करते थे, जिसमें डिसाइड किया जाता था कि कितना टैरिफ लगाना चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। ये सारी चीजें इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए ट्रेड राउंड्स किए जाते थे। कई सारे ट्रेड राउंड्स हुए थे। उरुग्वे राउंड के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। उरुग्वे राउंड 8th ट्रेड राउंड था। इसके पहले 7 ट्रेड राउंड्स हो चुके थे। उरुग्वे ट्रेड राउंड इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है कि ये वही राउंड है जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की बात की गई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था और गैट को रिप्लेस कर दिया गया था, गैट को हटा दिया गया था। तो उरुग्वे राउंड क्या है? ये 8th राउंड था। उरुग्वे साउथ अमेरिका में एक जगह है। उरुग्वे में 1986 में ये राउंड स्टार्ट हुआ। यहाँ पर क्या था? ये चाहा जा रहा था कि जो गैट है उसमें कुछ नई चीजें इंक्लूड की जाए, जैसे कि सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्सटाइल्स एंड एग्रीकल्चर। जैसा कि पहले हमने देखा कि गैट में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया गया था, उसके टैरिफ को इंक्लूड किया गया था, और इसके अलावा एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स के ट्रेड को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो उरुग्वे राउंड में ये प्रपोज किया गया, ये चाहा गया कि जो गैट है उसके काम को बढ़ाया जाए और उसमें कई नई चीजें इंक्लूड की जाए, जैसे कि सर्विसेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल ट्रेड, जो पहले इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये चीजें यहाँ प्रपोज की गई। इन चीजों के प्रपोजल के बाद यहाँ पे माना गया कि गैट इतना कॉम्पिटेंट नहीं था कि इन चीजों को इंक्लूड किया जा सके, इन चीजों पे वर्क कर सके। गैट इतना कॉम्पिटेंट नहीं था। तो यहाँ पर माना गया कि एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी, जिसे हम कहेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करती है। जो नेशंस के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, इसे रेगुलेट करने का कार्य अब गैट से हटकर डब्ल्यूटीओ के हाथ में आया, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनली फॉर्म की गई जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करेगी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 को बनाया गया, कमेंस किया गया मराकेश अग्रीमेंट में। मराकेश क्या है? मोरक्को में एक स्थान है। तो मराकेश अग्रीमेंट के द्वारा
एक मराकेश अग्रीमेंट साइन किया गया 123 नेशंस के द्वारा और 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ बनाया गया। और डब्ल्यूटीओ ने किसे रिप्लेस किया? तो डब्ल्यूटीओ ने गैट, जो कि 47 इयर्स तक गैट ने काम किया, इसको रिप्लेस करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। हेडक्वार्टर्स है इसका जिनेवा में। इसके डायरेक्टर जनरल है रॉबर्टो एजेवेडो। इसकी मेंबरशिप है 164 नेशंस की। लाइबेरिया और अफगानिस्तान इसके लेटेस्ट या न्यूएस्ट मेंबर्स हैं 2018 से। इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर 1 जनवरी 1995 से है। अब हम देखते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया गैट को हटाकर। तो गैट में ऐसे क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इसे रिमूव करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया? तो सबसे पहला है कि गैट में सिर्फ टैरिफ बैरियर्स थे। जैसा कि हमने पढ़ा कि सिर्फ गुड्स में डील करता था गैट, और किस बात में डील करता था? टैरिफ बैरियर्स के। नॉन टैरिफ बैरियर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से सिर्फ टैरिफ बैरियर्स होने की वजह से कंट्रीज ने क्या किया, 1970 तक नॉन टैरिफ बैरियर्स ज्यादा लगाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड तब भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। टैरिफ बैरियर्स को कंट्रोल करने के लिए तो गैट था, लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स को कंट्रोल किया नहीं जा सका था। तो कंट्रीज ने क्या किया, नॉन टैरिफ बैरियर्स को ज्यादा बढ़ाया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल ट्रेड तब भी रिस्ट्रिक्ट हो रहा था। दूसरा है शिफ्ट ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू सर्विसेज। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज थी जैसे कि यूएसए है, यूके है, इनका जो कंपैरेटिव एडवांटेज था ये गुड्स से शिफ्ट हो रहा था सर्विसेज पे, यानी इन्हें सर्विसेज में कंपैरेटिव एडवांटेज मिल रहा था। तो यहाँ पर ये चाहती थी कि सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाए गैट के अंतर्गत। तीसरा है डिमांड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज टू इंक्लूड ट्रेड इन एग्रीकल्चर एंड टेक्सटाइल। अब इंटरनेशनल ट्रेड में जैसा कि हमने देखा कि गैट के अंतर्गत ट्रेड इन एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को इंक्लूड नहीं किया गया था, तो डेवलपिंग कंट्रीज चाहती थी कि इसे भी इंक्लूड किया जाए। तो ये रीजन थे कि गैट में क्या था, ये सारी चीजें इंक्लूडेड नहीं थी। गैट टैरिफ बैरियर्स पे सिर्फ ध्यान देता था गुड्स के, सर्विसेज इंक्लूड ही नहीं थी। और तीसरा ट्रेड इन एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, इनको इंक्लूड नहीं किया गया था गैट के अंतर्गत। इस कारण से गैट को हटा करके, रिमूव करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। अब गैट के रिमूवल से और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के आने से दो तरीके की चीजें हुई, यानी डेवलप्ड कंट्रीज क्या चाहती थी कि सर्विसेज को इंक्लूड किया जाए डब्ल्यूटीओ में, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो चाहती थी कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, इनकी जो ट्रेडिंग है इसको भी इंक्लूड किया जाए। तो यहाँ पर क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज भी कुछ चीजें चाहती थी और डेवलप्ड कंट्रीज भी कुछ चीजें चाहती थी। तो यहाँ पे सिचुएशन आई ग्रैंड बार्गेन की। बार्गेन का मतलब क्या है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें जो दोनों पक्ष हैं वो सहमत हो। तो ग्रैंड बार्गेन किया गया जिसमें इन दोनों चीजों को माना गया, यानी डेवलप्ड कंट्रीज ने माना कि डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत ट्रेड इन एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल को इंक्लूड किया जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसमें जिसे हमें जानने की यहाँ खास जरूरत नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये रखता है कि डेवलप्ड कंट्रीज ने माना, अग्री किया कि एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के ट्रेड को डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा, और डेवलपिंग कंट्रीज ने भी ये माना कि जो सर्विसेज हैं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है इसे डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत इंक्लूड किया जाए। तो इसे हम ग्रैंड बार्गेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे डब्ल्यूटीओ के जिसपे ये वर्क करता है, यानी कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसपे डब्ल्यूटीओ वर्क करता है। 3 प्रिंसिपल्स हैं, रेसिप्रोसिटी, मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट। रेसिप्रोसिटी का मतलब यहाँ पर होता है म्यूचुअल लोअरिंग ऑफ द टैरिफ। ट्रेड बैरियर्स हैं, इसको क्या करना, म्यूचुअल लोअरिंग, यानी कि अगर एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के लिए ट्रेड बैरियर्स को कम कर रही है तो वो जो दूसरी कंट्री है यानी जो ट्रेडिंग पार्टनर है उसे भी अपने ट्रेड बैरियर्स को कम करना चाहिए। मान लीजिए इंडिया का ट्रेडिंग हो रहा है यूएसए से, तो अगर इंडिया अपने ट्रेड बैरियर्स को यूएसए के लिए कम कर रही है तो यूएसए को भी बदले में अपने ट्रेड बैरियर्स को इंडिया के लिए कम करना चाहिए, यानी कि म्यूचुअल लोअरिंग यहाँ पर ट्रेड बैरियर्स की होगी। दूसरा है मोस्ट फेवर्ड नेशन, जिसे हम शॉर्ट में एमएफएन के नाम से जानते हैं। एमएफएन का मतलब है कि अगर कोई एक नेशन किसी दूसरे नेशन को कोई प्रेफरेंस अगर दे रही है, कोई पर्टिकुलर प्रेफरेंस दे रही है, तो उसे बाकी कंट्रीज को भी वो प्रेफरेंस देना चाहिए। मान लीजिए जापान से इंडिया ट्रेडिंग कर रही है और यहाँ पर इसे जो वो टैक्स लगा रही है वो 20% का लगा रही है। यहाँ पे इसे क्या करिए, प्रेफरेंस दे रही है, एमएफएन स्टेटस दे रही है, प्रेफरेंस दे रही है कि हम आपके लिए 20% टैक्स लगाएंगे। तो इंडिया बाकी अगर किसी नेशन से ट्रेड करती है तो वहां पे वो 35% का टैक्स नहीं लगा सकती, उसे 20% का ही टैक्स
बाकी नेशंस को भी देना होगा, बाकी नेशंस के लिए भी 20% का टैक्स लगाना होगा। अगर यूएसए से भी अगर वो कोई ट्रेड कर रही है तो यहाँ भी वो 20% का ही टैक्स लगा सकती है। यानी एमएफएन का मतलब है कि नो फेवर, किसी भी पर्टिकुलर नेशन को कोई फेवर नहीं करना है, यहाँ पे कोई फेवर नहीं होगा, हर किसी के लिए एक जैसा रूल होगा कि जो मेंबर्स हैं उनके बीच में कोई भी फेवरिज्म नहीं होगा। नेक्स्ट है नेशनल ट्रीटमेंट। नेशनल ट्रीटमेंट का मतलब है कि जो फॉरेन गुड्स हैं उनको भी डोमेस्टिक गुड्स की तरह ही ट्रीट करना है, यानी जिस तरीके से डोमेस्टिक गुड्स को एक कंट्री ट्रीट करती है उसी तरीके से फॉरेन गुड्स को भी ट्रीट करना चाहिए। यानी कि कोई भी ऐसी पॉलिसी कोई कंट्री नहीं बनाएगी जो कि डिसएडवांटेजियस हो फॉरेन गुड्स के लिए और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाए। कोई भी ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाई जाएंगी जो डोमेस्टिक गुड्स को यानी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को एडवांटेज पहुंचाए और फॉरेन गुड्स को नुकसान पहुंचाए। यानी कि नेशनल ट्रीटमेंट, जो फॉरेन गुड्स हैं उनको भी उसी तरीके से ट्रीट करना जैसे कि आप अपने डोमेस्टिक गुड्स को ट्रीट करते हैं। तो ये 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिसके आधार पर डब्ल्यूटीओ कार्य करता है। थैंक यू।